पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, सभी अधिकारियों को समान पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, श्रमिक एकता जिंदाबाद, 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 ओआरओपी की विसंगतियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। ओआरओपी का मतलब है वन रैंक वन पेंशन, और ये स्पेशली जवान और जेसीओज के लिए था। लाभ मिला कहाँ? लाभ नहीं मिला, इसीलिए तो हम सड़कों पे। अफसर्स की तनख्वाह हमारी तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जवानों को बहुत कम मिल रहा है। IMSB मिलिट्री सर्विस पे मांग ये थी कि विदेशों की तरफ से भारत में भी मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन। आज अभी रिसेंटली CAG ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये स्पष्ट लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगाया है कि केंद्र सरकार से जो स्पेशली जो सेना में ऑफिसर्स हैं उनका डिसेबिलिटी पेंशन का जो रेशियो है जवानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है ये तो काफी लंबे समय से है। इन्होंने मोदी सरकार ने सिर्फ एक गुमराह किया और जब भी चुनाव आते हैं तो सिर्फ एक खोखले वादे कर लेते हैं, और ये सिर्फ चुनाव आते हैं उस टाइम के ऊपर एक खोखले वादे कर लेते हैं, चुनावी माहौल बना के, और उसके बाद के अंदर अपने वोट ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। उसके बाद के अंदर इनको जवानों से कोई मतलब नहीं है। कदम सरकार क्या उठाएगी? देश का जवान उठाएगा सच कदम। जब हम जवान सड़कों के ऊपर होगा, जब देश का किसान सड़कों के ऊपर होगा तो सरकार को झुकना ही। मेरे साथी ने जैसे बताया कि डिसेबिलिटी की जो हमारी डिमांड है, डिसेबिलिटी के अंदर ऑफिसर्स के अंदर हमारे के अंदर फर्क क्यों है? हमारी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बराबर होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर जो पेंशन है, पेंशन का 75% हिस्सा हमारे को मिलना चाहिए। अग्निवीर योजना इसको वापस लेना होगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं अखबार। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन ये एक ऐसी पहल थी जो 1975 के बाद से ही शुरुआत कर दी गई थी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत नई नई सरकारें बनी, लेकिन आज तक वन रैंक वन पेंशन की ये जो बात है आजादी के 75 साल बाद भी एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने कुछ बड़े बड़े कदम उठाने के फैसले जरूर लिए, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बात ये होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक निष्कर्ष के साथ वादे करते हैं, लेकिन आज तक वन रैंक वन पेंशन की मांग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और ये हमारे सामने कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स, आर्म पर्सन है जो कि आज अपनी मांगों को एक बार फिर जंतर मंतर लेके आए हैं। आज मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा कि वास्तविकता में ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का क्या लाभ इन्हें होने वाला है। सरकार के भी कुछ बहुत बड़े बड़े विश्लेषक थे जिन्होंने उसके फायदे और नुकसान बताए। इन लोगों को भी नुकसान जरूर पता, फायदे भी पता है, उसी पे आज मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। एक एक कर इन लोगों से बात करने की आज मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा, सैनिक एकता जिंदाबाद सोल्जर वेलफेयर कमेटी के द्वारा ये करा जा रहा है, जिसमें ये चाहते हैं कि जातियों और वर्गों में ना बांटा जाए, सर्विस पे MSP जरूर दे। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक चेंजेस जब आते हैं, यानी जब अरकायर जब बदलाव आते हैं, तो भी ओआरओपी के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते रिटायर्ड सैनिकों को। इन्होंने जातिवादी के साथ साथ विसंगतियों की भी बात करी है, और मैं इन सबसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ओआरओपी की वास्तविकता में इन लोगों की क्या मांगे है। पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, सभी अधिकारियों को समान पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, श्रमिक एकता जिंदाबाद, 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 ओआरओपी की विसंगतियां दूर करो, दूर करो, दूर करो, अग्निवीर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। शरीफ तो जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाठी गोली के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 श्रमिक एकता जिंदाबाद, 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 श्रमिक एकता जिंदाबाद।
जितने भी सर आप उधर जा रहे हैं, कुछ सवाल मेरे हैं। सबसे पहले तो अभी भी जो दर्शक हैं ओआरओपी को लेकर थोड़े मतलब कंफ्यूज हो रखे हैं। मैं आपके एक बार शब्दों से दर्शकों को बताना चाहूंगा, 1 मिनट सर, कि ओआरओपी का मतलब क्या है आपके हिसाब से, और आपको क्या लगता है क्या दिक्कतें आ रही है केंद्र सरकार के लेवल पे जो ये जो ओआरओपी है इसको लागू नहीं कर पा रही? मैं आपको कम शब्दों में समझा दूं कि ओआरओपी का मतलब है वन रैंक वन पेंशन, और ये स्पेशली जवान और जेसीओज के लिए था, क्योंकि जवान और जेसीओज को सेना को यंग रखने के लिए कम आयु में रिटायर जाना पड़ता है सेना से, और उनके पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण उनको आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए सभी को वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ये स्कीम आई थी। जवानों की बहुत पुरानी मांग थी, सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन लागू करते समय इसमें बहुत सारी विसंगतियां रख दी। विसंगतियां ऐसे रख दी कि आप एक उदाहरण से समझो कि सेना में एक बटालियन में, या आप ये 100 के एग्जाम से समझो कि अगर 100 जवान है तो उनके 3 ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो 3 ऑफिसर्स हैं उनको जो 97 जवानों का हक था वो 3 ऑफिसर्स में दे दिया गया है, और जो 3 जवान थे उनमें उस 97 जवानों में 3 ऑफिसर्स को जो जितना मिलना था 3% का वो जवानों में दिया गया है। मैं काटूंगा, विसंगति कुछ ऐसी भी आई थी कि हर 5 साल में इसका लाभ मिलेगा, ऐसा भी कुछ करके बीच में आया था 2015 के। बिल्कुल 2000 लाभ मिला कहाँ, अब लाभ नहीं मिला, इसीलिए तो हम सड़कों पे। आप अंदाज लगाइए कि पूरे देश भर के सैनिक आज सड़कों पे, सारे के सारे सैनिक संगठन एक मंच पे आ रखे हैं, और वो एक आवाज में पूरे देश में देश की केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सैनिकों की आवाज सुने। एक्चुअल में होता क्या है, कमियां कहाँ रही? 7 CPC में जब लागू किया गया 7 CPC, तो उसमें तो फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर में क्या किया, जवानों का, जेसीओज का और ऑफिसर्स का फिटमेंट फैक्टर अलग अलग रखा। आप सेना में ऑफिसर्स के लिए 2.81 रहा, जो नीचे के जो लेवल 3 पे लेवल पे बैंड 3 में थे उनके लिए 2.67 रहा, और जवानों के लिए 2.57 रहा। तो इसकी वजह से हमारा वेतन कम रहा। आप अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो आज से 10 साल पहले, ओआरओपी से पहले जो 6 CPC के समय और 5th CPC के समय से जो कंपैरिजन करोगे तो ऑफिसर्स की तनख्वाह हमारी तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जवानों को बहुत कम मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर्स हमारे बिहाफ में, जैसे क्या होता है, जवानों की जो भीड़, हमारी जो गैदरिंग है, सबको हमारी भीड़ को वो हमारी साथ हमारी एकजुटता को वो लीड करते हैं, और डायलॉग्स के लिए जब टेबल पे, ग्राउंड टेबल पे बैठते हैं तो वो अपने हक की बातें मनवा के सरकार से और बोल देते हैं कि हाँ हमें मिल गया। मिला कहाँ है? सारे देश के जवान सड़कों पे हैं। दूसरी चीज, IMSB मिलिट्री सर्विस पे मांग ये थी कि विदेशों की तरफ से भारत में भी मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे मिला, एक जवान और एक जेसीओज को जो ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड में काम कर रहा उनको 5200, और एक MNS नर्सिंग ऑफिसर्स उनको कितना मिला 10,500, और अफसर्स को 15,000। क्यों? ये इतना जो वेरिएशन रहा है। हमारी मांग है, अगर हमारा मिलिट्री सर्विस पे, मैं भी सेना में सर्विस कर रहा हूँ, अफसर्स भी सेना में सर्विस कर रहे हैं, जिस डिफिकल्ट टेरेन में मैं रह रहा हूँ, जो सुविधाएं मेरे उससे ज्यादा सुविधाएं अफसर्स को है। जवान और जेसीओज को तो सुविधाएं कम है, तो मिलिट्री सर्विस में तो सबका समान होना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया। इसकी वजह से विसंगतियां हुई हमारी पेंशन में, सभी में। उसके बाद में तीसरी चीज क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन। आज अभी रिसेंटली CAG ने, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये स्पष्ट लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगाया है कि केंद्र सरकार से जो स्पेशली जो सेना में ऑफिसर्स हैं उनका डिसेबिलिटी पेंशन का जो रेशियो है जवानों की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स हैं, खुद को जैसे ही पेंशन आने वाला होता है डिसेबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि उनका पेंशन उससे बढ़ जाएगी। जवान के लिए वो लागू नहीं है, और डिसेबिलिटी पेंशन में जवान और ऑफिसर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसकी वजह से जबकि एक बात समझिए आप कि मेरा हाथ कटा, ऑफिसर्स का हाथ कटा, दोनों हम अपाहिज हुए। जितनी मेरे शरीर को जरूरत है, जैसी मेरे शरीर में जो डिसेबिलिटी है उसके शरीर में, अरे गोली किसी का नाम या रैंक नहीं पूछ के नहीं लगती है। तो फिर ये जो सरकार ने जो हमारे साथ में विसंगति की है, ये सोचने वाली है। कोई सवाल नहीं कर रहा, ये मीडिया का भी तो काम है। आप सवाल उठाइए कि क्या कि जवान का जेसीओज है, वो जवान जेसीओज का शरीर है फौलाद का है और अफसर्स का है, वो अलग है, तो उनके लिए आप गोलियां लगी कोई दिक्कत नहीं। सर तीसरी क्या है, मैं बहुत पूरी चीजें बता दूं। रिजर्व पेंशनर से हमारे, उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी है देश के लिए, और उनकी आज से नहीं है, 72 में लड़े, 65 की लड़े, 62 की लड़े, बिल्कुल 3 लड़ाइयों में सैनिक कम होने के लिए उस समय तात्कालिक रूप से रिजर्व सैनिकों को भर्ती किया गया, और उनकी आज तक जिन्होंने देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी, वो आज भी अपने हक के लिए सड़कों पे, बहुत से तो आज
स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन जो जीवित हैं उनको भी सम्मान नहीं दे रही है सरकार। और ये सरकार सैनिक हितों का और सैनिक सम्मान के नाम पे राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है देशभक्ति के नाम से। वो आज भी ये मान रहे हैं कि हमें रेगुलर सर्विस वालों की तरह तर्ज पे पेंशन दे दो, क्योंकि हमने 3-3 लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें से बहुत सारे तो कैटेगरी वाले भी है, डिसेबिलिटी वाले भी हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि क्या हो रहा है। फिर हमारी एक मांग और है कि सेना में हमारे जो विभिन्न कोर्सेज होते हैं, हर एक ट्रेड्स के जो सेना का जो सिस्टम है उसमें अलग अलग ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग सेना के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर जो कोर्सेज होते हैं उनको AICTE से NCT से मान्यता मिले, ताकि वो बाहर सेना से रिटायर होने के बाद में जब वो अपने पुनर्वास के लिए बाहर सिविल में जब ट्राई करता है तो उनको पुनर्वास का वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे ही वो आया तो AICTE से अप्रूव नहीं है, NCT से अप्रूव नहीं है, उस नाम लगा के उसके नाम से कोर्ट में फेंक देते हैं। कोर्ट में 1 साल बाद में फैसला आता है कि इनको नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन फायदा किसको मिला? उस इंडिविजुअल को, और हर बार उस विसंगति के लिए हमें वहां तक जाना पड़ता है। इसलिए उसको सुधारा जाए। और एक मांग हमारी और है कि जो हमारे सैनिकों का जो पुनर्वास के लिए जो पुनर्वास रूपी आरक्षण मिला गया है वो जातिगत आधार पर, सेना में हमारा रिक्रूटमेंट जातिगत आधार पर नहीं हुआ है। हमारे सेना ने ना तो हमें, देखिए आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण दिया गया कि अगर आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो तो आरक्षण मिलना चाहिए, या आप आर्थिक रूप से पिछड़े हो तो ना, लोगों को भी प्राथमिकता नहीं। आप समझिए, हम ना तो सामाजिक रूप से पिछड़े, क्योंकि सेना ने हमें इक्वल रखा है। सेना में जाने के बाद में हमारी जात नहीं पूछेगी, मैं ब्राह्मण हूँ, ये राजपूत हैं, ये जाट हैं, या SC ST के कोई भी हो, सभी को उसी मेस में उसी डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के एक ही थाली में हमने खाना खाया। आप समझ रहे हो? तो सेना ने हमारे जो सामाजिक भेदभाव था वो खत्म किया है। एक ही सर्वधर्म स्थल था। उसके बाद में पेंशन हमारी जाति के आधार पर पेंशन तय नहीं हो रही है। हमारा मतलब सेना ने जिस समानता की, सामाजिक समानता की जो सरकारें सपना दिखा रही हैं वो हकीकत में धरातल पे सेना लेके आई है। और ये सरकारें आज कुटिल राजनीति करके उस समानता के, समरसता के भाव को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं कि सैनिकों को आरक्षण को जातियों में बांट दो। अरे सैनिकों को, मेरे को भी उतनी पेंशन मिली, उसको उतनी क्यों जातियों में बांटना? सैनिकों के लिए अलग श्रेणी बना के अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से। क्योंकि और एक हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग है कि जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उसके लिए हम सैनिक केंद्र सरकार के अधीन हैं। राज्य सरकारें उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति के अधिनियम में कई बार अड़ंगा लगा देती है। तो कम से कम ये केंद्र सरकार तो सुनिश्चित करे, जैसे बाकी विभागों के कर्मचारी हैं उनकी विभाग में सेवा के दौरान डेथ होती है, कोई भी कारण रहा हो, तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। लेकिन एक सैनिक, आधे से ज्यादा सैनिकों की जो डेथ हो रही है ना आज के दिन, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो रही है, लेकिन उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वो शहीद नहीं है। उनको वो शहीद नहीं है, इसलिए उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति ना राज्य सरकार देती है ना केंद्र सरकार देती है। और वो अभी हाल ही में हमारी राजस्थान सरकार ने इसके लिए घोषणा की है, वो काबिले तारीफ है। और हम ये मांग कर रहे हैं इसीलिए कि केंद्र सरकार भी हमारी लंबी मांग को राज्य सरकार ने माना है और उसने लागू किया कि सैनिक भी अगर एक सेवा के दौरान शहीद होगा तो उसके परिजनों को हम नियुक्ति देंगे, कि चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो हमारी सेम केंद्र सरकार से भी मांग है कि वो ऐसा करे ताकि सैनिकों के परिजनों को उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी आप प्रदर्शन करते हैं 1 रैंक 1 पेंशन के तहत, आप कह रहे थे अग्निपथ स्कीम जो है उसको वापस लो। जी मैं एक बार एक सेकंड में सर बस इनसे बात कर लेता हूँ। आप भी आइए सर। उदाहरण है, हाँ जी आप भी आइए सर। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था उस समय एक जवान में सेना में हाजिर था, एक मोर्चे पर रहा था 3 साल 3 वर्ष 36 महीने, तो 12 महीने की ट्रेन करके क्या वजह के लिए लड़े आदमी में वाला वोट पॉलिश करेगा हम सके और मन मर्जी से उस जवान को रखेंगे जो मेमसाब के कपड़े धोएगा, जो काबिल जवान होगा उसको नहीं रखा जाएगा। इन्होंने जो किसान आंदोलन हुआ था उसके तहत ये ले ली कि इनको कमजोर करो और तानाशाही शासन करो। ऐसा है अग्निवीर योजना, मैंने भी पैरा कमांडो के अंदर नौकरी करके आया हूँ। मैं स्ट्राइक ऑपरेशन ही करे मैंने मेरी पूरी नौकरी के अंदर। पाकिस्तान में 150-150 किलोमीटर के सर्वाइवल और 50-50 किलोमीटर स्पीड मार्च 35-35 किलो वेट के साथ में मैंने हिंदुस्तान की पैरा कमांडो पलटन में नौकरी की है। अग्निवीर योजना ऐसी योजना 4 साल की नौकरी कर दी, ट्रेनिंग करेगा वो पहले तो उसकी 2 साल से कम अगर ट्रेनिंग होगी तो वो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होगा। पलटन को पहचानने के लिए उसको 5 साल लग जाएंगी कि मेरी पलटन का टास्क क्या है, वो टास्क सीखेगा वहां पर और अपने जवानों को पहचानेगा। 5 साल सर्विस हो जाती है जब तो वो अपने जवानों को, पूरी पलटन के जो कंपनियां हैं उनके जवानों को और अपने ऑफिसर्स जेसीओज को पहचानना शुरू करेगा। जब उसकी 17 साल नौकरी हो जाती है, जब वो लड़ने के काबिल होगा 15 साल के बाद में
कि वो अपने पलटन के साथ में कैसे लड़ाई लड़ सकता है। सर, पर जब उसकी 20 साल नौकरी हो जाएगी वो हवलदार बन जाएगा, जब वो एक स्क्वाड्रन को लड़ाने के काबिल होगा, और जब 20 साल के बाद में जब जयशोज बनेगा तो वो एक जयशोज है, वो एक प्लाटून को लड़ाने के काबिल होगा। ये अग्निपथ स्कीम को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा इंडियन आर्मी के प्रति। उसके खिलाफ आपका क्या जवाब? कोई मनोबल नहीं है। जवान आएगा 4 साल में आएगा। आपने बठिंडा के कांड सुना है? बठिंडा जो अभी हुआ है, बठिंडा में क्या हुआ? ऐसे कांड हो जाएंगे आर्मी में शुरू, क्या करेगा वो तो ये सोचेगा कि मर जाएंगे साले, पेंशन तो मैंने नहीं। अनुशासन में आदमी जब रहता है उनको पेंशन की चिंता रहती है, उसको होशियार बनाने की चिंता रहती है, और उसको ये अनुशासन डिसिप्लिन बना कर रखना पड़ता है कि मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी अगर मैं गड़बड़ कर दूंगा तो। उस अनुशासन पर चलती है फौज, और अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसको क्या मतलब है? वो आएगा घर पर, उसकी शादी नहीं के पैसे ही नहीं चुकेंगे उससे, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा बगैर पेंशन? वो अपना क्या मकान बना लेगा बगैर पेंशन? अपने माँ बाप को क्या रोटी दे देगा? वो नहीं कर पाएगा। और इससे बहुत बड़ा नुकसान है। वो आकर बिल्कुल फिटबोर होकर आएगा, वो तो घोड़ी गाड़ी सब चला के, समझेगा? वो या तो खुदकशी करेगा, अगर उसको पैसे खर्चे के लिए नहीं मिलेंगे तो खुदकशी नहीं करेगा तो होगा वेस्टर बनेगा, पेंशन मिलेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इनसे पूछ रहा था सर 1 मिनट आप इधर थे, पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। हाँ मैं सर इधर आ जाइए। मेरा नाम है सर हवलदार अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, अमरजीत जी, OROP की जो मांग है 1980 से ही शुरू हो गई थी, जिसमें काफी बीच बार कोर्ट ने भी अपने अपने जवाब दिए, सरकारों ने भी अपने तरफ से फॉलोअप दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी लगभग शायद 2-2.5 महीने से एक बार फिर से इस मांग ने, OROP की इम्प्लीमेंटेशन ने तेजी पकड़ी है। कुछ अभी अपडेट आया कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने के आपसे कुछ बात ऐसी करी है इन बीते कुछ महीनों में? अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं करी है। कई बार हमने सरकार से बातचीत करने के लिए प्रयास किया, हमारे को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हम पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ के ऊपर जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय के ऊपर, हर जिला कलेक्टर के ऊपर, हर जितने भी तहसील है, जितने भी स्टेट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ऊपर हमने नेशनल को कॉल करके मैसेज दिया है उनको कि जितने भी जिला मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, उनके ऊपर अपने कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद के अंदर विधायक को ज्ञापन देंगे, सांसद को ज्ञापन देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है, ये काफी लंबे समय से है। इन्होंने, मोदी सरकार ने सिर्फ एक गुमराह किया, और जब भी चुनाव आते हैं तो सिर्फ एक खोखले वादे कर लेते हैं। 2014 के अंदर भागलपुर रैली के अंदर भी उन्होंने घोषणा की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाएगा, और उस टाइम के ऊपर एक चुनावी माहौल बना के वो तैयार कर देते हैं। गुजरात का चुनाव था उसके आसपास, उस टाइम के ऊपर तो गुजरात का चुनाव नहीं था, उस टाइम के ऊपर लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा के बाद 2015-16 में शायद गुजरात चुनाव थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा मन की बात में भी इस चीज का वादा किया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, उसका अभी तक कोई लागू नहीं हुआ है। अभी तक वो वैसा का वैसा पेंडिंग है केस, और ये सिर्फ चुनाव आते हैं, उस टाइम के ऊपर ये खोखले वादे कर लेते हैं, चुनावी माहौल बना के, और उसके बाद के अंदर अपने वोट ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। उसके बाद के अंदर इनको जवानों से कोई मतलब नहीं है। कुछ आने वाले तारीखों में, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कुछ अब इस पे सख्त कदम उठाएंगे सरकार? सख्त कदम सरकार क्या उठाएगी? देश का जवान उठाएगा सख्त कदम। जब हम जवान सड़कों के ऊपर होगा, जब देश का किसान सड़कों के ऊपर होगा, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हमने पिछले दिनों के अंदर जब कृषि कानून जो आए थे, 3 कृषि कानून भी हमने इस मोदी की नाक के अंदर नकेल निकाल के, और उसके बाद के अंदर वो भी हटवा के माने थे। शाजापुर बॉर्डर, चिकरी बॉर्डर, दासू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हज बॉर्डर के ऊपर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे किसान बैठे थे, और हम भी उनके साथ के अंदर थे। हम देश के सैनिक है, वो भी हमने साथ में थे। तो जब हम 10 महीने लगातार, 11 महीने, 12 महीने आंदोलन चला के, और उसके बाद के अंदर सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं, तीनों कानून वापिस करवा सकते हैं, तो हम ORP की विसंगतियों को भी दूर करवा के मानेंगे। हमारा फिट बैंक जो चैप्टर है वो लागू करवा के मानेंगे। ये जो बात क्या होती है कि जो डेलीगेट्स होते हैं वहां को वार्ता के लिए बुलाते हैं, इनको गुमराह किया जाता है। ऑफिसर्स और JCOs के बीच के अंदर जो ये खाई है, ये खाई दूर होनी बहुत जरूरी है। अगर उनकी 2.57 से गुना होती है और हमारी 2.1 से गुना होती है, एक जवान की पेमेंट है 40,000 रुपए, एक ऑफिसर की है 1.5 लाख रुपए। ये कहाँ करना है वो ये बताओ आप मेरे को। क्या वो अलग से काम करता है? एक बटालियन के अंदर 850 की नफरी होती है, उसके अंदर 15 ऑफिसर होते हैं। वो 15 ऑफिसर के अलग से काम कर रहे हैं, वो देश का जवान काम करता है, वो लड़ाई देश का जवान करता है। वो मेरे साथी ने जैसे बताया कि डिसेबिलिटी की जो हमारी डिमांड है, डिसेबिलिटी के अंदर ऑफिसर्स के अंदर हमारे के अंदर फर्क क्यों है? उनके अंदर उनकी 20,000 रुपए और हमारी 5200 क्यों है? वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा, हमारी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बराबर होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर जो पेंशन है, पेंशन का 75% हिस्सा हमारे को मिलना चाहिए।
ये जो जवान के और ऑफिसर के बीच के अंदर जो खाई है ये बंद होनी चाहिए। सैनिक जो सेना के अंदर जो बटमैन पड़ता है, जो सहायक पड़ता है, जो उसके नाम से गुमराह किया जाता है, ये सैनिक प्रथा बंद होनी चाहिए। अग्नि की वीर योजना इसको वापस लेना होगा। ये सब षड्यंत्र है, ये सब षड्यंत्र है। 2 साल तक देश का जो नौजवान युवा है वो भटकता रहा, रोडों को पर दौड़ता रहा। 2 साल तक इन्होंने भर्ती नहीं निकाली और उसके बाद के अंदर अचानक से इन्होंने अग्निपथ योजना का फरमान जारी कर दिया। और जब इसका विरोध हुआ पूरे हर मतलब देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, बिहार के अंदर, कश्मीर में, केरल में, कन्याकुमारी में, राजस्थान के अंदर, सब जगह इनका विरोध हुआ। तब इन्होंने 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा मेरे साथ एक बार इस जगह है ताकि यहाँ पे देखने व्यवस्था किस तरीके से। हम गर्मी में एसी में बैठते हैं, अपने कमरों में बैठते हैं, हम एसी वाली गाड़ियों से आना जाना करते हैं, लेकिन ये वो सैनिक है जिन्होंने, ये वो रिटायर्ड सैनिक है जिन्होंने गर्मी सर्दी एक कर पहले तो अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया ताकि हम चैन की नींद ले पाए, और रिटायरमेंट के बाद भी जब इनको थोड़ी सी अब अपने परिवार को समय देने का वक्त आया, वो जंतर मंतर पर समय दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये कहां तक जायज है, जहां पे एक तरफ केंद्र सरकार और बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं कि 7,000 करोड़ का लगभग बजट अलग से एलोकेट करना पड़ेगा जिसका अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। 7,000 करोड़ छोड़िए, एक बार बस इनकी मांगे सुन लीजिए, शायद वही बहुत है। आप लोगों ने हमने कठोर कुछ सवाल भी पूछे, इसका जवाब भी हमें मिला, लेकिन एक सवाल वीडियो के अंत में यही छोड़कर जा रहा हूँ, क्या गर्मी में इतने बड़े बड़े रिटायर्ड जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जंगे लड़कर देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स क्रिएट करे, आपको लगता है ये चीज जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं हर्षद सिंह तोमर, जंतर मंतर अखबार, दिल्ली।